विषय सामाजिक विज्ञान। आज हम लोग इस क्लास में उत्तर भारत के मैदान की विशेषताओं को अध्ययन करेंगे। इस मैदान का निर्माण और इसकी विशेषता आज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। भारत के उत्तर का मैदान। हेडिंग है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण और उसके भाग। यहाँ पे प्रश्न आपका आ सकता है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान के विषय में विस्तार से लिखिए। तो पिछले वीडियो में आपने प्राकृतिक भागों में पढ़ा था, उसमें से हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आपने अध्ययन किया था। इसमें उत्तर के विशाल मैदान के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं उत्तर का विशाल मैदान। जैसा कि थोड़ा सा हम थ्योरी बताएंगे उत्तर के विशाल मैदान की। प्रारंभ में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी पर केवल दो ही भूभाग थे, एक उत्तर में एक दक्षिण में। उत्तर वाले भूभाग को कहा था अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भूभाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में कुछ भाग जो समुद्री था, मान लिया स्थल खाली था, गहरा भाग था। तो इन दोनों भागों से जब भयंकर वर्षा होती थी तो भूभागों की मिट्टी कट कट करके और इसी भाग में एकत्र होती थी। इस भाग का नाम रखा गया टैथिस सागर। क्या रखा गया था? टैथिस सागर। इस टैथिस सागर में हजारों वर्षों तक ये जो वर्षा के द्वारा कटा हुआ मिट्टी का मलबा था जमा होता गया। कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि जो गोंडवाना लैंड का भाग था, अर्थात ये दोनों भूभाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, यानी एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब एक दूसरे के समीप आए तो जो टैथिस सागर था उस समय तक उथला सागर बन चुका था, यानी मिट्टी जमा जो होते होते बहुत उथला हो गया था और इसके दबाव के कारण ये भाग ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे इस प्रक्रिया के द्वारा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। ऐसा माना जाता है कि आज भी ये भाग ऊपर उठ रहा है। ये इस क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप हैं इससे प्रतीत होता है, क्योंकि यदि भाग ऊपर न उठता तो आपका जो इस समय दक्षिण का पठार है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये सबसे प्राचीन पठारों में से आता है। विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका कुछ भाग है, दक्षिणी अमेरिका कुछ भाग है। ये सारे भूभाग जो एक में मिले हुए थे, कालांतर में ये महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया में टूटकर अलग हो गए और अलग अलग महाद्वीप बन गए, जिसमें कुछ भाग ये दक्षिण के भाग में रहा और दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है। इसकी प्रक्रिया ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण हुआ। अब यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही और एक अंत समय आता है जब उसका जो है विकास रुक जाता है और उसका अपरदन होने लगता है। तो अपरदन होने से उस भूभाग का जो ऊंचाई है वो कम होती रहती है। ये नियम अभी हिमालय पर्वत पर नहीं लागू हो रही है। अपरदन तो हो रहा है, बरसात हो रही है, धूप हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है वह अभी उसमें कमी नहीं आई है। जब नापी जाती है तो माउंट एवरेस्ट है 8,828 मीटर है, जो कि त्यों मिलती है। अभी कुछ दिन पहले इसकी ऊंचाई आपको 8,850 मीटर मिल रही है। तो ये सिद्ध करता है कि हिमालय अभी अपने निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इस प्रक्रिया के तहत अब जब हिमालय की उत्पत्ति हो गई तो इसके जो तराई वाला क्षेत्र है 4 प्रक्रियाओं में हुई, यानी 4 अधिक दाब वाले झटके आए तो 4 बार हिमालय। तो उसमें निचली स्त्रियाँ जो हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, जिसको आप पढ़े थे, वह हिमालय। इसके बाद में मैदानी भाग प्रारंभ होता है। अब वही प्रक्रिया फिर हुई कि नदियाँ इस मलबे को ला करके और इसके तलहटी में बिछाने लगी। जब वर्षा हो, नदियों में पानी बहे और धीरे धीरे
ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ हुई, इनका निर्माण हुआ। और दक्षिण की पठार की ओर निकलने वाले सोन, केन, बेतवा आदि नदियाँ भी बनी, जो ये सब इस मैदानी भाग में अपने मलबे को बिछाती गई। कालांतर में उत्तर का विशाल मैदान बना। तो अब देखते हैं उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो प्रमुख नदियाँ थीं, इसकी सहायक नदियाँ से हुआ है। और सहायक नदियाँ में बताया केन, सोन, बेतवा आदि। यह मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरपदों में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निश्चित हुआ, यह नहीं है निक्षेप हुआ, यह गलत लिख गया है। निश्चित के स्थान पे आप निक्षेप पढ़ेंगे। जिससे ये उपजाऊ मैदान का निर्माण, जिससे यहाँ पर उपजाऊ, ये लिखा है इस रुक जाओ, ये गलत लिख गया है। जिससे यहाँ उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और यह मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस प्रकार से 2 स्थानों पर गलतियाँ हुई हैं, इनको आप नोट ध्यान में रखेंगे। हिमालय के गिरपद ये स्टा लिख गया है, और जो बढ़ाया कि निश्चित हुआ। जिससे इस रुक जाओ, यहाँ पे मिस्टेक है। जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, यहाँ पे ये लिखेंगे। अब इस मैदान की चौड़ाई, यह मैदान लगभग 200 यानी 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे चूँकि उपजाऊ है, समतल मैदान है, इसलिए जनसंख्या की बसावट वाला भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र भी माना गया है। इसका विस्तार पश्चिम में उत्तरी राजस्थान से लेकर के पूर्व में असम राज्य तक है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी मैदान, उत्तरी मध्य मैदान, पूर्वी मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। ये सबसे पहले जो राजस्थान से लेकर के क्षेत्र है, दिल्ली वगैरह, ये पश्चिमी मैदान कहलाता है, नहीं पश्चिम की ओर है। उत्तरी मध्य मैदान दिल्ली के बाद, और आप समझ लीजिए ये इलाहाबाद तक का क्षेत्र है, ये उत्तरी मध्य मैदान का, नहीं बीच का मैदान हो गया। फिर पूर्वी मैदान, यहाँ हम लोग रहते हैं, ये पूर्वी मैदान के क्षेत्र में है। और इसी क्रम में अब आते हैं पश्चिमी मैदान के विषय में पढ़ते हैं। इसमें राजस्थान का मौसम था अरावली पर्वत श्रेणी का पश्चिमी बांगल क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थान का मौसम आप जानेंगे, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, मानचित्र में देखा होगा जब मानचित्र बताए थे। मरुस्थल का कुछ भाग चट्टानी तथा कुछ भाग रेतीला है, यानी मरुस्थल में कुछ चट्टानें भी हैं और रेतीले भाग हैं। प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती और द्रष्टद्वती नाम की सदा नीरा नदियाँ बहती थीं। उत्तरी मैदान के इस भाग में बीकानेर का उपजाऊ क्षेत्र भी है। पश्चिमी मैदान से लूनी नदी कच्छ के रन में जाकर विलीन हो जाती है। सांभर नाम की खारे पानी की प्रसिद्ध झील इसी क्षेत्र में है, यानी जहाँ से नमक बनता है, सांभर की झील, ये इसी क्षेत्र में है। अब उत्तरी मध्य मैदान नंबर 2, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र फैला है, ये मैदान फैला है। इस मैदान का पंजाब और हरियाणा में फैला भाग सतलज, रावी और ब्यास नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। ये भाग बहुत उपजाऊ है। इस मैदान का उत्तर प्रदेश में फैला भाग गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। मैदान का ये भाग भी बहुत उपजाऊ है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालना रहा है, यानी उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे भारतीय संस्कृति और सभ्यता फली फूली है। इसी क्षेत्र में अब आता है पूर्वी का मैदान, जहाँ हम लोग हैं। गंगा की मध्य और निचली घाटी में ये क्षेत्र फैला है। इस मैदान का विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में है। बिहार राज्य में गंगा नदी इस मैदान के बीच से होकर बहती है। उत्तर की ओर से घाघरा, गंडक और कोसी नदी तथा दक्षिण की ओर से सोन इसी मैदान में गंगा में मिलती है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो मैदानी भाग है उसका विस्तार हिमालय के पाद प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। यहाँ यह मैदान कुछ अधिक चौड़ा हो गया है। इसका दक्षिणी भाग डेल्टा क्षेत्र है। इस डेल्टा क्षेत्र में गंगा अनेक
वितरिकाओं में बढ़ जाती है। यानी जो गंगा नदी बहती हुई आती है, यहाँ लगभग मान लीजिए डेल्टा क्षेत्र है, समुद्र में मिलन क्षेत्र है, तो उस नदी में कई नालियाँ टाइप की बन जाती हैं, यानी कई भागों में नदी बट जाती है। हुगली गंगा की वितरिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मैदानी भाग भी बहुत उपजाऊ है। अब आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र नदी भी है भारतीय विशाल मैदान के उत्तरी पूर्वी भाग में असम में विस्तृत है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। ब्रह्मपुत्र में अक्सर ही भयंकर बाढ़ें आती हैं। बाढ़ के समय विशाल जलराशि दूर दूर तक फैल जाती है। बाढ़ के बाद नदी अपनी धारा बदल देती है। इससे नदी की धारा में अनेक द्वीप बन गए हैं। ब्रह्मपुत्र की धारा में बना माजुली यानी 1250 वर्ग किलोमीटर द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह मैदानी भाग भी बहुत उपजाऊ है। यह मैदानी भाग तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए मैदान और डेल्टा प्रदेश में बांग्लादेश स्थित है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस उत्तर के विशाल मैदान के विषय में अध्ययन किया। अब शेष छोटे छोटे प्रश्नों का इस पाठ से संबंधित हमारा वीडियो होगा, जिसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, दक्षिण का पठार और तटीय क्षेत्र बता। इसको हम छोटे छोटे प्रश्नों में देंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।